बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले हम लोगों को पता था कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वो फोर्स लगती है तो चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता था कि कितनी फ़ोर्स लगती है तो चीज़ मूव करती है, या फोर्स कितनी लगेगी तो चीज़ इतना मूव करेगी, फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो फोर्स का ये नहीं पता था कि फ़ोर्स कितनी होती है। तो सेकेंड लॉ क्या देते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स की कितनी क्वांटिटी होगी किसी चीज़ को मूव करने की। इससे पहले तो ये पता होता था कि फोर्स लग रही है लग रही है लग रही है। सवाल ये था कि तो भाई कितनी फोर्स लग रही है, तो उसका जवाब दिया न्यूटन के सेकेंड लॉ ने। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स को कैसे डिफाइन करता है और कितनी फोर्स लगती है किसी बॉडी के ऊपर, वो भी देखेंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो उसका हमें मास पता हो तो हम उसके ऊपर उसको इतना मूव करवाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए होगी हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कहता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। पता है भाई। और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन जो बॉडी में आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जितनी आप लोग नेट फोर्स अप्लाई करोगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास ऑफ बॉडी की। कहना ये चाहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे, किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगे तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जितनी आप फोर्स लगाओगे, जितनी आप क्या लगाओगे फोर्स। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, ज़्यादा। और अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, कम। और इसी तरह ये जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब मास जिस बॉडी का जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतनी कम होगी। हम लोग देखते हैं कि कार के मुकाबले में एक ट्रक स्लो चलता है क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है, ज़्यादा, और कार का मास क्या होता है, कम। तो आप एक ट्रक को उतनी फोर्स अप्लाइड करो और एक तरफ आप कार को उतनी फोर्स दो तो कार तेज़ी से जाएगी, इसके मुकाबले में ट्रक स्लो से जाएगा। अब देखा जाए तो इसकी मैथमेटिकली देखा जाए तो एज इक्वल टू एफ बाई एम, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो कि पहली बात है। और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बॉडी। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, दोनों एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनल थी तो कंबाइन करके लिख लिया बाई कंबाइनिंग टू इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के है और के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो के की जगह 1 पुट किया, एफ इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब एफ इसी तरफ एम डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एफ इधर ही छोड़ा तो एफ एम इंटू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से फोर्स की एक, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया था, फोर्स इज एन एजेंट विच टेंड विच मूव आर टेंड टू मूव आर स्टॉप और टेंड टू स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी। लेकिन यहाँ पे फोर्स, या फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स ऑन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या प्रोडक्ट होती है उस बॉडी के मास का, और उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जितनी है वो किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज हैव द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, डायरेक्शन एज द नेट फोर्स हैव। अब जो किसी भी बॉडी, जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फोर्स की वजह से, उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी। जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की भी होगी। अब कहते हैं हमारे पास एक ट्रक है, उसका मास कितना है, 1000 kg, और एक्सेलरेशन उसके अंदर कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे ये पूछता है कि उस एक ट्रक को जिसका मास 1000 kg हो और एक्सेलरेशन उसमें कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी प्रोड्यूस हो, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उसको ऐसा मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू 1000 kg थी, ए की वैल्यू क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट की 20,000, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, 20,000 न्यूटन।
तो अब ट्रक, अगर कोई ट्रक है उसका मास कितना है 1000 kg और उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग ये बता सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब ये था कि हम लोग ये बता सकते हैं कि फोर्स एग्जैक्टली कितनी लग रही थी। तो हमें पता है कितनी एग्जैक्टली लग रही थी 20,000 न्यूटन, यानी क्वांटिटी हमें पता चल गई। क्या पता चल गई? क्वांटिटी। न्यूटन के सेकंड लॉ ने फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमें दी कि किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो वो कितनी लग रही है। तो हम इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कार का मास हो, चाहे वो कार की एक्सेलरेशन हो, चाहे वो जिस चीज़ की भी एक्सेलरेशन और मास हो, तो हम बता सकते हैं कि उसके बाद उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। थर्ड लॉ की देखा जाए तो थर्ड लॉ को तो ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल एक इजी होगा कि नेचर का कानून है। क्या है नेचर का कानून? नेचर का कानून का मतलब, नेचर के लॉ का मतलब ये है, अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे तो वो भी आपके साथ क्या करेगा? अच्छाई करेगा, और आप अगर किसी के साथ बुराई करोगे तो वो भी आपके साथ क्या करेगा? बुराई करेगा। इसको इस वजह से नेचर का कानून भी कहा जाता है। When an object exert a force on a second object, कहता है अगर when an object exert a force on second object, when one object exert the force on a second object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो the second object also exert a force on the of same magnitude, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा? पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने, जो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाई थी, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? उल्टी होगी। डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी, ऑपोजिट होगी। अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखते हैं मैथमेटिकली, FAB, अगर कोई बॉडी फोर्स लगा रही है, ए बॉडी लगा रही है फोर्स किसके ऊपर? बी के ऊपर, तो फोर्स बी लगाएगी किसके ऊपर? ए के ऊपर। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है क्या? डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी। डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी। एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई बंदा है, किक कर रहा है फुटबॉल को। बंदा क्या है? ए, और फुटबॉल क्या है? बी। जितनी फोर्स से बंदे ने फुटबॉल के ऊपर जोर लगाया, जितनी फोर्स बंदे ने फुटबॉल के ऊपर लगाई, उतना ही फुटबॉल भी बंदे के ऊपर लगाएगा। बंदे ए से जो फोर्स लग रही थी बी के ऊपर, वो डायरेक्शन ये थी, मैग्नीट्यूड ये था। ठीक है, मैग्नीट्यूड फर्ज कर लें 5 न्यूटन था, कोई भी था। तो बी ए के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। जितना मैग्नीट्यूड ए ने बी पे लगाया, उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ए पे लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड की लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन उल्टी होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए टू बी ये डायरेक्शन और बी टू ए ये डायरेक्शन है। तो ये क्या है? हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर हम लोग इससे अगले टॉपिक की तरफ जाएं तो अगला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम पी ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन। या ये हमें ये बताता है किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो कितनी है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है हमें कौन बताते हैं? लीनियर मोमेंटम बताते हैं। लीनियर मोमेंटम हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी किसी भी बॉडी के अंदर जो है उसको बताता है। या लीनियर मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ है मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली देखा जाए, इसकी मैथमेटिक्स देखी जाए तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। यूनिट देखे जाए तो हमें पता है जी, मास के क्या होते हैं? केजी, और वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है फोर्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट हैं, जो लीनियर मोमेंटम के यूनिट हैं, वो न्यूटन सेकेंड है। लीनियर मोमेंटम के जो यूनिट हैं वो क्या है? मोमेंटम न्यूटन सेकेंड है। और क्वांटिटी देखा जाए, क्वांटिटी यानी स्केलर है या वेक्टर है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए क्या होगा? वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी किसी बार। अब बाज़ दफ़ा पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या ताल्लुक है वो देखते हैं। तो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से ये पता है कि F=ma में होता है। अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसे। अब
ए की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो एफ इज इक्वल टू एम में था, एम अपनी जगह पे ए की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट की, एफ इज इक्वल टू एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एम वी जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, एम वी तो लीनियर मोमेंटम है, तो एम वी एफ है तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, एम वी आई है तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, डेल्टा टी है तो डेल्टा टी है। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आपको पता है जी चेंज इन मोमेंटम होता है या डेल्टा मोमेंटम होता है, डेल्टा मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं डेल्टा मोमेंटम और डेल्टा टाइम अपनी जगह पे है। तो फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई, फोर्स की क्या आ गई, फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई। फोर्स क्या है जी, फोर्स था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन था, फोर्स पुश और पुल था, फोर्स हमारे पास एन एजेंट था जो मूव करवाता था या करवाने की कोशिश करता था या रोकता था या रोकने की कोशिश करता था। अब फोर्स एक और तरीके से डिफाइन हो रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम के लिहाज से जो चेंज है किसका, लीनियर मोमेंटम का, वो किसके इक्वल होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ इन द फॉर्म ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डिफाइन द न्यूटन सेकंड लॉ इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास मोमेंटम। तो आप लोगों ने ये लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आई होप कि ये आपको वीडियो मदद करेगी पढ़ने में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।